नमस्कार दोस्तों, कलाम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो ये क्लास है इसमें हम संधि के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हम व्यंजन संधि के विषय में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में अपन सचुत्व संधि, षटत्व संधि, जस्त्व और चरत्व संधि ये जो संधि हैं इनके विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज की जो ये जो क्लास हमारी इसमें व्यंजन संधि के इसी पार्ट को, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना संधि का जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। व्यंजन संधि में अगले अपनी संधि है अनुस्वार। अनुस्वार संधि और अनुस्वार संधि की जो परिभाषा है वो ये है, मौनुस्वार है। अनुस्वार संधि की परिभाषा है मौनुस्वार है। मौनुस्वार है जो पद है इसका खुद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मैं धन अनुस्वार है। और मैं धन अनुस्वार का अर्थ क्या हो गया, तो इस सूत्र का अर्थ आप ये निकालेंगे, पदांत में के बाद कोई हल वर्ण। पदांत में के बाद कोई हल, हल का मतलब क्या है यहाँ, व्यंजन। कोई हल वर्ण विद्यमान हो। पदांत में के बाद कोई हल वर्ण विद्यमान हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अनुस्वार संधि ये है, अगर मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आपको मिल जाए तो जो मैं जो है उस मैं का आप अनुस्वार कर देंगे। समझिए कैसे। आपके पास कंडीशन ये है, पहले तो अपने पास मैं होगा और उसके बाद में होगा अपने पास कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण। अगर मैं के बाद व्यंजन वर्ण है तो मैं जो है उस मैं को आप किसके रूप में बदल देंगे, अनुस्वार के रूप में। ठीक है। और यही जो अपनी संधि होगी वह हो जाएगी कौन सी संधि, अनुस्वार संधि। ये अपनी अनुस्वार संधि है। उदाहरण से पहचान लीजिए। जैसे अपने पास एक उदाहरण है, हरिम प्लस वंदे। इसी प्रकार पाठम प्लस पठ, विद्यालयम, विद्यालयम प्लस गच्छ। ठीक है। इसी प्रकार सत्यम प्लस वद, धर्मम प्लस चर। ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ दीजिए, नॉर्मल सी संधि है, आप ध्यान देंगे। कोई सा भी उदाहरण आ जाए, शर्त ये है पहले तो आपको मैं मिलना चाहिए और मैं के बाद में फिर व्यंजन वर्ण होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैं जो है उस मैं का आप अनुस्वार कर देंगे। मैं के स्थान पर हमें क्या करना है, अनुस्वार करना है। और जैसे ही अनुस्वार करेंगे तो यहाँ रूप अपना ये हो जाएगा हरि। अब जो मैं है उसका अनुस्वार बना दो हरिम, आगे जो है वो ज्यों का त्यों लिख दो वंदे। इसी प्रकार पाठ, अब मैं है ना, तो मैं का बना दीजिए अनुस्वार, आगे जो भी हैं वो लिख दीजिए पठ। विद्यालयम, तो आप इसको रूप ऐसे बढ़ाएंगे विद्यालय, विद्यालय। अब आगे मैं है ना, और मैं का क्या कर देंगे अनुस्वार, आगे जो भी शब्द है गच्छ, ये इसका रूप हो गया विद्यालयम गच्छ। ठीक ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ देखो सत्यम वद लिखा है तो मैं के बाद व्यंजन है तो मैं का अनुस्वार कर दो सत्यम, आगे लिख देंगे वद। ऐसे ही धर्मम चर का धर्मम
धर्मम और फिर क्या कर देंगे चर। ठीक है, तो शर्त ये हो गई, अगर मैं के बाद में व्यंजन वर्ण आए तो मैं का हमें करना है अनुस्वार। ऐसे उदाहरण और भी ले सकते हैं हम, जैसे आपने उदाहरण ले लिया अलग से अपने का लेखम प्लस लिख। ठीक है, इसी प्रकार धर्मम प्लस भजे, गुरुम प्लस भजे, ऐसे। अब सीधा सा अर्थ है, मैं के बाद में हमें व्यंजन वर्ण मिलना चाहिए, तो संधि कर दो लेखम लिख धर्मम भजे गुरुम भजे। ठीक है, तो मैं के बाद अगर व्यंजन वर्ण मिल जाए तो मैं का अनुस्वार। क्लियर, इसी संधि को कहेंगे हम कौन सी संधि, अनुस्वार संधि। जैसे मेलापकम, मेलापकम गच्छति, इसी प्रकार सुखम प्राप्नोति। ठीक है, स्वर्गम प्लस गतः। तो ऐसे कोई सा भी उदाहरण आ जाइए, आप मैं के बाद में व्यंजन वर्ण ढूंढेंगे तो रूप मैं का अनुस्वार। मेलापकम गच्छति, सुखम प्राप्नोति, स्वर्गम गतः। ऐसे समझ गए होंगे। यदि मैं के बाद में व्यंजन वर्ण आ जाए तो मैं का क्या बना देना है, अनुस्वार बना देना है, और इसी संधि को हम कहेंगे कौन सी संधि, अनुस्वार संधि। क्लियर। अब एक शर्त और भी है, वो शर्त ये है, मान लीजिए आपको मैं मिल जाए और मैं के बाद में अगर स्वर वर्ण विद्यमान हो, मैं के बाद में स्वर वर्ण विद्यमान हो तो मैं के बाद यदि स्वर वर्ण विद्यमान हो तो जो स्वर होगा वो मैं में मिल जाएगा। ठीक है, मैं के बाद स्वर होगा तो अनुस्वार संधि नहीं होगी, अपितु स्वर मैं में मिल जाएगा। मतलब संयोग हो जाएगा, ये समझ लीजिए। जैसे उदाहरण के द्वारा अपन बात कहें, सत्यम प्लस एव, सत्यम प्लस एव, इसी प्रकार अपन कहेंगे अहम प्लस अपि, त्वम प्लस एव, ऐसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ, अगर मैं और मैं के बाद स्वर हो तो स्वर होगा तो अनुस्वार संधि नहीं होगी, बल्कि जो भी स्वर है वो मैं के साथ संयुक्त तो हो जाएगा और रूप बन जाएगा सत्यमेव। इसी प्रकार अहमपि, इसी प्रकार त्वमेव। ठीक है, इसको आप इस तरीके में ध्यान रखेंगे। अगर मैं के बाद में स्वर वर्ण आ गया
तो फिर वो जो स्वर है वो मैं में मिल जाएगा, संयोग हो जाएगा इनका। यहाँ संधि नहीं होगी, मतलब अनुस्वार संधि नहीं होगी। अनुस्वार संधि नहीं है तो कौन सी संधि है? यहाँ संधि नहीं है, यहाँ वर्णों में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? संयोग हो गया है। इसको आप ऐसे समझ लेंगे। तो ये संधि थी अपनी अनुस्वार संधि। एक बार रिपीट कर लेते हैं अनुस्वार संधि को। अनुस्वार संधि के विषय में अपन ने कहा कि यदि मैं के बाद में अनुस्वार, मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो जो मैं है उसी का हमें क्या कर देना है? अनुस्वार करना है। इस संधि को आप कहेंगे कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। ठीक है। उसके बाद अगली संधि, अगली संधि है अपनी, उसकी चर्चा करते हैं और वह है परसवर्ण, परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि, और परसवर्ण संधि की जो परिभाषा है वो ये है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण है, अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण है। ये परसवर्ण संधि का नियम है। परसवर्ण संधि का नियम है अपना अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण है। इसका अर्थ समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थ ये है अनुस्वार के बाद यय, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण। अब परसवर्ण का मतलब है आगे वाले वर्ग का, आगे वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है। इसको ऐसे नहीं समझ में आई तो दूसरे वाले तरीके से, सर यय प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं? तो यय प्रत्याहार की हम बात कहें तो आप ये कहेंगे कि जो ऊष्म वर्ण है उन ऊष्म वर्णों को छोड़कर शेष सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इस संधि को दूसरे तरीके में आप ऐसे समझिए, सरल भाषा में हम बात कर लेते हैं इसको ऐसे समझने के लिए। आप ये ध्यान रखना, जो मैं था, मैं का ही अपन ने क्या किया था? अनुस्वार। तो मैं या अनुस्वार दोनों में से कोई सा भी हो। सर दोनों हो तो परिभाषा के अनुसार अनुस्वार वाले को पहले मान लेंगे। मैं या अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन, ध्यान रखें आप, वर्गीय व्यंजन। मैं या अनुस्वार के बाद अगर वर्गीय व्यंजन है तो चाहे मैं हो और चाहे अनुस्वार हो, इसके स्थान पर पांचवां वर्ण करेंगे। पांचवां वर्ण कौन से का करेंगे? सामने वाले वर्ग का, सामने वाले वर्ग का, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपकी शर्त हो गई। ये आप परसवर्ण संधि को समझ लीजिए। मैं या अनुस्वार के बाद अगर वर्गीय व्यंजन मिल जाए तो पांचवा वर्ण कर देना, वो भी सामने वाले वर्ग का। अब उदाहरण से समझते हैं कैसे। उदाहरण से समझना, अपने पास, आपके पास उदाहरण ये आ गया, सम प्लस चय हो, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सम प्लस चय हो। दोनों ही कंडीशन समझ लीजिए, सम प्लस चय हो या सम प्लस चय हो। रूप जो बना है आगे देखो, या तो मैं आ जाए, देखो मैंने ये कहा था या तो मैं हो या फिर अनुस्वार हो, और पहले तो नियम अनुस्वार वाला बन गया क्योंकि मैं के बाद में व्यंजन वर्ण है, तो मैं का क्या बन गया? अनुस्वार। और फिर अनुस्वार होने के बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये कंडीशन आ गई। तो ऐसी कंडीशन में अनुस्वार जो है उसका आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण कर दो। आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण करेंगे
तो चैवर का है, चैवर का 5वां वर्ण करिए और चैवर का 5वां वर्ण करेंगे तो रूप बन जाएगा अपने का संचय है। अब शर्त यह है कि सर संचय शब्द आ गया और इसका हमें विच्छेद करना है, संचय का विच्छेद करना है तो सम प्लस चय करें कि सम प्लस चय। पहली बात तो ऑप्शन में दोनों होंगे नहीं, और यदि दोनों आ भी जाएं, यदि दोनों आ भी जाएं तो प्राथमिकता आप देंगे अनुस्वार वाले को। क्यों? क्योंकि परिभाषा में पहले से ही लिखा हुआ है अनुस्वार से, अनुस्वार का ही परसेवरण होता है। तो या तो दोनों होंगे नहीं और दोनों आ भी जाएं तो फिर पहले प्राथमिकता आप देंगे कौन से को? अनुस्वार को पहले प्राथमिकता देंगे। ये आप विशेष ध्यान रखना। ऐसा ही अगले उदाहरण हैं और भी लेते हैं। जैसे आपके पास उदाहरण आ गया, अब अनुस्वार के साथ ही कर लेते हैं। सम प्लस चिनौती, सम प्लस चिनौती। इसी प्रकार अपन कहें कुम प्लस ठित है, गुम प्लस फित है, साम प्लस तय है, परम प्लस तप है, किम प्लस तू, किम प्लस नु, किम प्लस नाम। इसी प्रकार सम प्लस तोष है, सम प्लस धी। आगे इसी प्रकार अपने पास उदाहरण आ गया सम प्लस तुष्ट है, परम या किम, किम प्लस चय, परम प्लस चय, त्वम प्लस चय, अन्यसाम प्लस चय, किम प्लस कर्तव्य, किम प्लस कर्तव्य। ऐसे ही सम प्लस करे हैं। तो आप ये ध्यान देंगे कि अगर अनुस्वार या मैं के बाद या तो मैं हो या अनुस्वार हो और उसके बाद में अगर वर्गीय वर्ण आपको मिल जाए तो जिस वर्ग का वर्ण आया है, ध्यान से समझना, जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का आपको 5वां अक्षर करना है। किसके स्थान पर? अनुस्वार के स्थान पर। अब जैसे अनुस्वार के स्थान पर 5वां वर्ण करेंगे तो यहां तो रूप ये हो जाएगा संचिनोति। ऐसे ही कुंठित है, कुंठित है। ऐसे ही गुम्फित है, गुम्फित है। शांत है, परंतप है, किंतु, किन्नु, किन्नाम। इसी प्रकार संतोष है, संधि, संतुष्ट है, किंचय, परंचय, त्वंचय, अन्यसांचय, किं कर्तव्य, इसी प्रकार शंकर है,
समझ गए होंगे। तो आपको तो जो आगे वर्गीय वर्ण है वो ध्यान रखना है अनुस्वार के बाद, और जो भी वर्गीय वर्ण मिले उसी का 5वां वर्ण कर देंगे अनुस्वार के स्थान पर। ठीक है, ऐसे ही जैसे समनिकर्ष है, समनिधि, किम नरः, जलम च, फलम च, परेशान च। ऐसे कोई सा भी वर्ग हो, जो भी वर्ग आए उसी का 5वां कर दो। दम डह, ठीक है। अब इनकी संधि कर लीजिए। समनिकर्ष है तो रूप बन जाएगा सन्निकर्ष है, तेवर का 5वां है, तेवर कर दो। यहां तेवर्ग है तो तेवरी कर दो। सन्निधि, किन्नर, इसी प्रकार जलंच, इसी प्रकार फलंच, परेशान च। यहां लिखा है परेशान धन च, रूप बनेगा परेशान च। दम डह तो रूप बन जाएगा दंड है। ये आपकी हो गई कौन सी संधि? परसेवरण संधि। अब परसेवरण संधि में एक नियम और है, और वह है तोरली। तोरली इसको लत्व संधि भी कहते हैं और परसेवरण संधि भी कहते हैं। तोरली ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये ऐसे कहना चाह रहे हैं, अगर तय वर्ग के बाद ले विद्यमान हो, तय वर्ग के बाद ले विद्यमान हो तो तय वर्ग के स्थान पर ले, और ये जो ले है वो क्या हो गया? परसेवरण। तय वर्ग के स्थान पर ले हो जाता है। तय वर्ग के बाद ले विद्यमान हो तो तय वर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाता है? ले। इस संधि को आप इस रूप में समझ लीजिए। पहले तो आपको वर्ण मिलेगा कौन सा? तय वर्ग, और उसके बाद में आपको मिलेगा क्या? ले। तो तय वर्ग जो है कोई सा भी वर्ण हो उसके स्थान पर क्या कर देंगे? ले कर देंगे। एक वाली कंडीशन। फिर तय वर्ग में अगर न मिल जाए और न के बाद अगर ले हो तो न जो है उसका ले ही करना है, लेकिन ये जो ले होगा वो कौन सा होगा? अनुनासिक ले होगा। इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। तय वर्ग के बाद में ले होना चाहिए, तय वर्ग का ले हो जाएगा, और तय वर्ग का अगर 5वां वर्ण न है फिर ले है तो ये जो न है उसका ले तो होगा, लेकिन वो ले कौन सा होगा? अनुनासिक होगा। अब उदाहरण ढूंढ लेते हैं इसके। जैसे आपके पास उदाहरण है तत् प्लस लय है, तत् प्लस लीन है, या तद प्लस लय तद प्लस लीन कर दो। इसी प्रकार अपन के उद या उत प्लस लेख है, उद प्लस लाश है। ये उदाहरण आगे। अब देखिए इनकी संधि करते हैं। तय वर्ग का वर्ण है, उसके बाद ले आ गया तो तय वर्ग को ले के रूप में बदल दीजिए, और ले के रूप में बदलेंगे तो रूप क्या बन गया? तल्लय है, तल्लीन है, उल्लेख है,
उल्लास है। ठीक है, इसी प्रकार अगले उदाहरण लेते हैं। भगवत प्लस लीला विद्युत, विद्युत प्लस लता, भगवत प्लस लीला विद्युत प्लस लता, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर संधि करनी है हमें, तो तय के बाद में ले आ रहा है तो तय का भी लय कर दो तो रूप बन जाएगा भगवत लीला, भगवत प्लस लीला से भगवत लीला, और विद्युत प्लस लता से विद्युल्लता। ये ध्यान रखना, तय के बाद अगर ले आ रहा है तो तय का भी आप क्या कर देंगे, लय ही कर देंगे। अब रही बात न की, अगर न के बाद में अगर लय हो तो न का अनुनासिक लय करना है। जैसे इसका उदाहरण है विद्वान, विद्वान प्लस लिखती, ये उदाहरण आ गया विद्वान प्लस लिखती। अब देखो न के बाद में लय आया है, न के बाद में लय है तो जो न है उसको हमको अनुनासिक लय करना है। अनुनासिक लय करेंगे तो रूप ये बन जाएगा विद्वान लिखती, विद्वान धन लिखती से क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती, ये रूप होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कुछ और उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे आपके पास उदाहरण है महान धन लेखक है, महान धन लोभ है, चरण धन लोके, पठन धन लिखती, ऐसे उदाहरण आगे। अब क्या करेंगे, न के बाद में ले आ रहे हैं तो जो न आया है उस न का अनुनासिक लय, अनुनासिक लय करेंगे तो रूप हो गया ये महान लेखक है, महान लोभ है, चरण लोके, ऐसे पठन लिखती, पठन लिखती। ठीक है, अब दूसरा तरीका एक और सुन लीजिए। अभी अपन ने जो उदाहरण लिखा था वो भी यहां कर लेते हैं, फिर उसको भी रूप बना लेंगे। आपने उदाहरण ये लिखा था विद्वान लिखती, तो रूप ये बनाया है विद्वान लिखती। ठीक है, अगर आपको रूप ऐसा नहीं मिले, इस रूप में नहीं मिले, तो इसका दूसरा रूप है वो भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको इस रूप में नहीं मिलता है तो ध्यान रखना, दूसरा आपको इस रूप में मिल जाएगा, अनुनासिक यहाँ चिन्ह लग जाएगा और लय जो है वो आधा लिखा जाएगा, फिर महान लेखक है, ऐसे भी मिल सकता है। फिर यहाँ इसका रूप आपको ये बन जाएगा महान लोभ है, यहां फिर ऐसे मिलेगा चरण लोके, ऐसे ही पठन लिखती, फिर ऐसे रूप मिल जाएगा। तो यहां मिल जाएगा इस तरीके से आपको विद्वान लिखती, ये इस तरीके से मिल सकता है। आरपीएससी ने दोनों प्रकार से प्रश्न भी पूछा हुआ है। अब सर दोनों आ जाए वहां ऑप्शन में, एक बार चर्चा कर ले। ऑप्शन में अगर ये भी आ जाए ये भी आए, तो अगर आए तो प्राथमिकता आप देंगे इस वाले को, पहले वाला जो रूप अपन ने लिखा है प्राथमिकता आप इसको देंगे, बाकी इस दोनों में से जो आए वो चुन लेंगे। कोई सा एक आ रहा है तो जो आएगा वो सही हो जाएगा। दोनों अगर एक साथ दे दें ऑप्शन में तो फिर आपको ये वाला चुनना है। और रिट में तो आपको पता ही है, यहाँ संधि से युक्त शब्द होंगे और संधि से युक्त शब्द हैं तो उनका आपसे विच्छेद करवाएगा, और विच्छेद जब आप करोगे तो ध्यान रखना
अनुनासिक लय, अनुनासिक चिन्ह के साथ लय दिखाई दे, या आपको एक अनुनासिक लय दिखाई दे तो उसका न कर देंगे और आगे जो दूसरा वाला लय है वो प्लस के चिन्ह के बाद लिख देंगे, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो परसेवरण संधि में ये होगी लत्व संधि या तोरली से अगला अपना नियम हो गया, ठीक है। तो अनुस्वार संधि और परसेवरण संधि। उसके बाद व्यंजन संधि में अपनी अगली संधि है उसकी चर्चा करते हैं, और संधि है अपनी तुगागम, या इसको ऐसे कह दो तुकागम, तुगागम या तुगागम संधि। तुगागम या तुकागम, और इसको अपने जो परिभाषा है वो इस रूप में लेंगे, 6 चय। तुकागम या तुगागम संधि, इसका सूत्र है 6 चय। 6 चय का अर्थ क्या है वो समझिए। 6 चय का अर्थ है, पहले तो अपने पास चाहिए स्वर कौन सा, रस्व। रस्व स्वर के बाद, रस्व स्वर के बाद 6 वर्ण, रस्व स्वर के बाद 6 वर्ण विद्यमान हो तो रस्व स्वर के बाद 6 वर्ण विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के बीच, दोनों वर्णों के बीच तुक, और तुक का क्या बन जाता है, चय। दोनों वर्णों के बीच तुक का आगम हो जाता है। जैसे अब शर्त अपने पास कौन सी आई, इस संधि को आप शॉर्टकट में ऐसे समझ लो, सबसे पहले जो स्वर होगा वह कौन सा होगा, रस्व स्वर। रस्व स्वर के बाद में वर्ण मिलेगा अपन को कौन सा, 6। तो दोनों वर्णों के बीच में कौन आएगा, चय आएगा। चय का ही नाम है क्या, तुक। ये जो है चय जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ आगम होगा। ये संधि है आपकी जो तुकागम संधि। अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण लेते हैं अपने पास, उदाहरण है इसके, जैसे शिव प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, शिव प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, मातृ प्लस छाया, ऐसे कोई सा भी उदाहरण दे। सबसे पहले तो हमने ये कहा रस्व स्वर होना चाहिए, लघु स्वर होना चाहिए। तो शिव में, वृक्ष में, मातृ में लास्ट में लघु स्वर आ रहा है, क्लियर। लघु स्वर के बाद में 6 वर्ण होना चाहिए, 6 वर्ण भी आ गया। तो दोनों वर्णों के बीच, दोनों वर्णों के बीच कौन आएगा, तुक आएगा, और तुक का क्या बन जाता है, चय। तो दोनों के बीच डायरेक्ट चय समझ लीजिए, चय का आगम, जो चय का ही नाम तुक है। तुक कैसे है अगर आप समझना चाहें तो चलो एक चर्चा कर लेते हैं। आपके पास ये था, पूरा समझा देता हूँ डीपली। शिव प्लस छाया, ये कंडीशन होगी, दोनों के बीच में आ गया कौन, तुक। अब ये जो तुक आया है तो शर्त क्या बनी, शिव तुक छाया, ये बन गया शिव तुक छाया। अब आगे ध्यान देना, ये जो क है उसकी तो हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप। उसके बाद तू में जो ऊ है उस ऊ की भी इत संज्ञा और लोप हो जाता है उपदेश से अज अनुनासिक इत सूत्र से। तुक का शेष बच गया यहाँ पर क्या, तय। तो आपके पास कंडीशन होगी शिव तय छाया। अब व्यंजन संधि में पिछली क्लास में पढ़नी सचोत्व संधि पढ़ी थी, तय वर्ग के साथ में चय वर्ग आ गया, तो तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग कर दो। तो तुक का येन केन प्रकारेण, ये जो तुक आया था लास्ट में इसका क्या बन रहा है, चय बन रहा है। तो डायरेक्ट ही आप समझ लीजिए जो दोनों वर्णों के बीच में चय आएगा, लेकिन इस चय का नाम क्या रखेंगे, चय का आगम नहीं कहेंगे, तुक का आगम कहेंगे। ये तुक का ही चय बन रहा है, क्लियर ना। तो ये इसलिए सीधा ही आप याद रख लीजिए, लघु स्वर के बाद में अगर, लघु स्वर के बाद में अगर 6 वर्ण आ रहा है
तो दोनों के बीच च आएगा और उस च का नाम है तुक। अब जैसे च का आगम करेंगे तो सीधा रूप हो गया शिव, दोनों के बीच च और फिर छाया, शिवत छाया। तो ऐसे ही यहां पर बन जाएगा वृक्ष छाया। इसी प्रकार मातृ छाया। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण और लेते हैं। अब उदाहरण देखिए, परि प्लस छेद है, वी प्लस छेद है, अनु प्लस छेद है। इसी प्रकार पद प्लस छेद है, स्व प्लस छंद है, तरु प्लस छाया। ठीक है, तो अपन ने ये कहा लघु स्वर होगा और लघु स्वर के बाद में 6 वर्ण आएगा, तो जो दोनों वर्णों के बीच जो है वो तुक का आगम हो जाएगा। और तुक बोले तो च का आगम हो जाएगा। च का आगम करते ही रूप बन गया परिच्छेद है। यहां क्या बन जाएगा, विच्छेद है। अनुच्छेद है, पदछेद है, स्वच्छंद है और तरुच्छाया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ जो है तुकागम संधि को पहचानेंगे। लघु स्वर और लघु स्वर के बाद में अगर 6 वर्ण आ जाए तो फिर दोनों के बीच तुक। अब प्रश्न ये है, क्या दीर्घ स्वर आए तो 6 का आगम नहीं होता? होता है, लेकिन ये सूत्र 6 की जगह दीर्घात सूत्र आ जाता है, उससे बन जाता है। तो दूसरा नियम इसका अपन ये भी कह सकते हैं, दीर्घात नियम ये ऐसे कहता है, दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर के बाद 6 वर्ण विद्यमान हो, छह वर्ण विद्यमान हो तो भी दोनों वर्णों के बाद दोनों वर्णों के बीच, बाद नहीं सॉरी बीच करेंगे यहां, दोनों वर्णों के बीच तुक वही च का आगम हो जाता है। जैसे दीर्घात का मतलब है दीर्घ स्वर के बाद में 6 वर्ण आ जाए तो भी दोनों के बीच क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, तुक आ जाएगा। जैसे चे प्लस छिद्यते, चे प्लस छिद्यते, ये कंडीशन आ गई। अब चे छिद्यते में चे में जो ए है वो दीर्घ स्वर है और उसके बाद में 6 वर्ण आ गया तो भी दोनों के बीच जो है वो तुक का आगम हो जाएगा और रूप बन जाएगा चे छिद्यते। ऐसे आंग मांगोस से ये कहता है, आंग मांगोस से आ और मां के बाद में आ या मां, उसके बाद में अगर 6 वर्ण हो तो दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, च होगा, आ और मां। अब तो इनमें भी दीर्घ स्वर भी मान सकते हैं ना अपन, तो यहां हो तो जैसे उदाहरण के द्वारा
आ प्लस छादनम मा प्लस छादित। तो आया माँ के बाद में अगर छह है तो भी फिर च का आगम, तो इसको आप दीर्घ स्वर भी मान सकते हैं। और वैसे के आंग मांगू से आ और माँ के बाद में छह वर्ण है तो भी च का आगम होगा, मतलब तुक का आगम होगा। और रूप जो बन जाएगा वो यहाँ आ प्लस छादनम से तो बन जाएगा क्या, आच्छादनम। और माँ प्लस छादित का बन जाएगा माच्छादित। ऐसे ये अपनी होगी कौन सी, तुकागम संधि। ठीक है। तो तुकागम का मतलब ये है कि स्वर के बाद में, अब वो लघु या दीर्घ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, दीर्घात वाले से दीर्घ आ जाएगा और छे से लघु आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो, स्वर के बाद में छह वर्ण आते ही दोनों के बीच च, मतलब तुक का आगम। क्लियर। ये है अपनी तुकागम संधि। उसके बाद अगली जो संधि है उसकी ओर बढ़ते हैं। अपनी अगली संधि छत्व संधि। छत्व संधि। और छत्व संधि की हम चर्चा करते हैं। तो छत्व संधि की जो परिभाषा है वो ये है, सच्छो अटी। छत्व संधि की परिभाषा है सच्छो अटी। सच्छो अटी क्या कहना चाह रहा है, इसको विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, सह प्लस छह प्लस अटी सच्छो अटी। ये इसका विच्छेद है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है वो निकालते हैं। अर्थ ये है, झय वर्ण के बाद कौन सा वर्ण मिलेगा आपको, झय। झय वर्ण के बाद से विद्यमान हो, झय वर्ण के बाद से विद्यमान हो तथा से के बाद अट प्रत्याहार, से के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण, अट प्रत्याहार का वर्ण। और अट प्रत्याहार के वर्ण में कौन से आते हैं वर्ण, स्वर है, य, व और रे। या तो स्वर होगा या है या वर है, इनमें से अगर कोई सा वर्ण है अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो से के स्थान पर, से के स्थान पर छह हो जाता है। जैसे अब इसको समझने की कोशिश करना कैसे, देखिए आपके पास ये शर्त आ गई, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, उसके बाद में एक दो तीन चार में से कोई सा भी वर्ण हो, उसके बाद में होगा यहाँ पर आपके लिए से। ठीक है। फिर से के बाद में, से के बाद में होना चाहिए क्या, स्वर या फिर है, ये, व, रे। इनमें से अगर कोई सा वर्ण है तो आप क्या करेंगे, ये जो से है ना, इस से के स्थान पर कर देंगे क्या, छः। एक कंडीशन तो ऐसे समझ लीजिए, ये वाली आपकी जो है मेन कंडीशन हो गई।
ठीक है। अगर ये शर्त नहीं है तो दूसरा एक तरीके से, और दूसरी कंडीशन में आप ये रखना, आपको तय या दे इनमें से कोई सा मिल जाए और फिर उसके बाद में मिलेगा से, और से के बाद में स्वर या फिर वही है, ये, वे, रे, इनमें से अगर से कोई सा मिल जाए तो दो काम कर देना, तय दे जो भी है उसका तो करेंगे चे, ठीक है। तय दे का तो क्या कर देना है, ये जो तय दे है उसके स्थान पर तो कर देना चे, और से जो मिल जाए उसका कर देंगे अपन क्या, छे। दूसरी शर्त आपकी ये वाली होगी, आपको इस तरीके से याद रख लेना है। जो भी आपको कंडीशन मिल जाए उसी के अकॉर्डिंग ध्यान रख लेना। उदाहरणों से समझ लेते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों से समझते हैं इसको। जैसे उदाहरण है आपके पास, तद प्लस शिव है, या तत् प्लस शिव है, ऐसे भी लिख सकते हैं। उद प्लस श्वास है, हरेत प्लस सैन्य है, तत् प्लस श्रुत्वा, यत् प्लस शक्यम, तत् प्लस शक्यम, उद प्लस शिष्ट है। इसी प्रकार उद प्लस श्रृंखल, ये कुछ उदाहरण लिखे हैं अपन ने, ठीक है। मृतो प्लस शकटिकम, मत प्लस सिर है, मत प्लस सर है, ठीक है। सत प्लस शास्त्रम, ऐसे, ठीक है। अब देखिए अपन क्या कह रहे थे, प्रश्न ये था अपने पास, नियम ये था, वर्गीय वर्ण मिल जाए या तय या दय में से कोई सा मिल जाए, दोनों में से एक ही बात है। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इनमें से कोई सा वर्ण हो, और फिर उसके बाद में से आ जाए, और से के बाद में या तो आपको स्वर मिलना चाहिए या ये व में से कोई सा वर्ण आना चाहिए। तो देखो शिव में से इव, तो शिव में तो से के बाद में स्वर है, श्वास में से के बाद में वह है, सैन्य में से के बाद यह है, सैन्य जो है उसमें से के बाद यह है, और श्रुत्वा में से के बाद रह है, तो है ये वह कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो फिर आप क्या करेंगे, तय या दय में से जो भी है उसका तो कर दो चे, और से का कर दीजिए छे। तो रूप अपने पास ये हो गया, तत्शिव है, तय चे शिव है, तत्शिव है। और दूसरा वैकल्पिक रूप क्या है कि सर अगर हम मान लीजिए से के स्थान पर छह नहीं करें, तो से के स्थान पर छह नहीं करोगे तो फिर दूसरा वैकल्पिक रूप आपका क्या बन जाएगा, तच्च शिव है, ऐसे। अब तच्च शिव जो बना है, यहां तो संधि है सचुत्व, तच्च शिव में तो सचुत्व है, और यहां आप बताएंगे छत्व, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वो इसके साथ लागू होगी, तच्च शिव है। बाकी दोनों एक साथ आए कौन सा करें, तो छह वाला नियम बना देंगे, ठीक है। अब इसका रूप आप ऐसे बना देना, उच्छ्वास,
उच्छ्वास है। यहाँ क्या बन जाएगा, हरे ते का चे और से का छे। अब आधा है तो आधा और येन हरे छेन है। इसी प्रकार तय, इस तय का चे करेंगे, से का कर देंगे छः। अब ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगाएंगे, रे लगा हुआ है, रे लगा दो तो हो गया तच्छ्रुत्वा। ठीक है, ये तय का चे से का छः। अब आगे क्यम है तो क्यम लिख दीजिए, तच्छक्यम। इसी प्रकार यच्छक्यम, इसी प्रकार क्या बन जाएगा, तच्छक्यम। आगे चलो, उद्शिष्ट है, उ दे का चे से का छः, मात्रा है, मात्रा लगा दो, उच्छिष्ट है, ऐसे बन जाएगा, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। उद दे का चे से का छः, आगे री की मात्रा लगी है, री की मात्रा लगा दीजिए, अनुस्वार और खल तो खल, उच्छृंखल, ऐसे बन जाएगा। आगे आगे चलो, मृत शक्तिकम तो मृ ते का कर दो चे, से का कर दो छः, और फिर जो है कैटिकम, मृच्छकटिकम, ऐसे। मैं का तो करेंगे ते जो है उसका चे और से का कर देंगे छः, और रू बन गया मच्छी रहे। इसी प्रकार यह क्या बन गया, मच्छी रहे। मैं ते का चे से का छः और रे मच्छर। इसी प्रकार सत्य प्लस शास्त्रम, से ते का चे उससे का छः, और फिर जो भी है आगे सत शास्त्रम, ऐसे। ठीक है, लिख लोगे तो बना लेंगे अपन आसानी से। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर है वो छत्व संधि होगी। और छत्व संधि में अपन ने ये कहा है, यदि तय या दे कोई सा भी, ज्यादातर उदाहरण इसके आएंगे। सर आपने वर्गीय वर्ण का नाम लिया था, तय दे के अलावा और कोई उदाहरण, चलो तय दे का उदाहरण लिखते हैं एक अलग। जैसे आपके पास उदाहरण आ गया, प्राक प्लस से ते, ठीक है। अब ये यहां ध्यान देखिए, तय दे में से नहीं है, ठीक है। यहां देखो तय दे में से है क्या, तय दे में से नहीं है, ये तो कै है। तय दे में से होता तो चेक कर दो, और तय दे में से नहीं है तो जैसा है वैसा का वैसा रख दो। तो यहां रूप आपका ये बन जाएगा प्राक। अब से का क्या कर देंगे छः, और एते तो रूप बन गया प्राक छेते। समझ आ गया, वापस समझे। अपने का तय, देखो ये नियम लिखा था, तय दे है तो ही चय होगा, और तय दे नहीं है और कोई सा वर्ण आ रहा है, फिर से है तो छह कर दे, बाकी का जो वर्ण है वो वैसे रख देंगे। अब वैसे अपन ने क्या रखा, ध्यान दो, ये कै था पहले से ही, तय दे होता तो चय कर दो, तो तय दे नहीं है कह है तो कहीं रख दो, लेकिन से का छह हो जाएगा और रूप बन जाएगा प्राक छेते, प्राक धन सेते, प्राक छेते। इस तरीके से आप यहाँ छत्व संधि करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली संधि की ओर बढ़ते हैं, अनुनासिक संधि। अगली संधि अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि की हम बात करते हैं, परिभाषा है इसकी, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये है नियम। अर्थ देखिए इसका क्या है, अर्थ ये है इसका, यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद, यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद
अनुनासिक मतलब कौन सा? पांचवा। अनुनासिक वर्ण विद्यमान हो तो, अनुनासिक वर्ण विद्यमान हो तो यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। अब ये यर वर्ण वगैरह ऐसी कंडीशन आ रही तो इस संधि में आपको शॉर्टकट तरीका ढूंढना है। शॉर्टकट तरीका ये है, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो, उसके बाद किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाए? पांचवा वर्ण। तो इधर वाला जो वर्ण है उसको आप बनाएंगे कौन सा वर्ण? पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग का। या तो ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं तो इसकी दूसरी संधि पहला या तीसरा वर्ण मिलेगा आपको, पहला या तीसरा वर्ण है उसी को आपको पांचवा वर्ण बनाना है। बस पहले ये तीसरे का पांचवा करा दो। शर्त कब? जब आगे कौन सा वर्ण आ जाए? पांचवा वर्ण। और आगे वाला जो पांचवा वर्ण है, इस पांचवें वर्ण का नाम है अनुनासिक। तो इस पांचवें वर्ण का नाम भी क्या हो जाएगा? अनुनासिक। ठीक है, ये वाली शर्त याद रख लो, सबसे इजी तरीका है ये आपके लिए। किसी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण मिल जाए आपको और फिर उसके बाद में पांचवा वर्ण दे रखा है ना, तो आगे वाला जो वर्ण, ये जो पांचवा वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण है ना, तो ये जो वाला वर्ण है पहला या तीसरा, वो खुद के ही वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? पांचवा वर्ण। और इस संधि को कह देंगे आप अनुनासिक संधि। एक बात सुनना, एक बार ध्यान देना कि सर इधर तो यर प्रत्याहार का वर्ण है और यर प्रत्याहार के वर्ण में क्या वर्गीय वर्ण आते हैं? नहीं, यर प्रत्याहार में आप ऐसे समझ लिए है वर्ण जो है वर्ण को छोड़ करके बाकी सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले दिन कहा था, आज फिर से बता रहा हूं, हमें वो चीज पढ़नी है जो अपने काम की है, अपने एग्जाम में आती है। बाकी की चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो अगर इस संधि में से आपके उदाहरण आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, इस संधि में से जो उदाहरण आते हैं, इस संधि में से जो उदाहरण आते हैं वो इन वर्णों के आते हैं, पहले और तीसरे के। इसलिए चाहे कितने ही वर्ण आ रहे होंगे इसमें, ये फिर इतने वर्णों के नाम क्यों रहे? तो ये शब्द रूप सिद्धि, धातु रूप सिद्धि, जब आदि अपन सिद्धियां पढ़ते हैं वहां ये चीज काम आते हैं। आपके संधि में तो डायरेक्ट इतना याद रख लो ना, आपके यहाँ जो प्रश्न आना है वो इन वर्णों में से आना है, पहले और तीसरे में से। तो पहला तीसरा इनमें से कोई सा भी वर्ण और फिर उसके बाद में पांचवा वर्ण आ रहा है ना, तो इधर वाला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग का कौन सा बन जाएगा? पांचवा बनेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं, उदाहरणों से समझते हैं इसके। जैसे आपके पास उदाहरण है, एतद प्लस मुरारी वाक प्लस मन है, प्राक प्लस मुख है, षड प्लस मुख है, तत् प्लस न, यत् प्लस न, सत्य प्लस मार्ग है, सत्य प्लस नारी, सत्य प्लस मति, मृत प्लस मय। चलो वो तो दूसरा नियम ले लेंगे अपन, ये वाले उदाहरण आगे। अब इनकी चर्चा करते हैं। आपने ये कहा पहला या तीसरा कोई सा भी वर्ण मिल जाए, उसके बाद में पांचवा वर्ण होना जरूरी है। पांचवा वर्ण आ गया तो इधर वाला जो वर्ण है वो खुद के ही वर्ग का कौन सा बन जाएगा? पांचवा। पांचवा करेंगे तो रूप ये हो गया
एतन मुरारी, यहां क्या हो जाएगा, वांग मनः, प्रांग मुख है, षण्मुख है। इसी प्रकार तन्ने यन्ने सन्मार्ग है, तो यहां बन जाएगा सन्नारी, यहां बन जाएगा सन्मति, ऐसे। ठीक है, तो खुद के ही वर्ग का कौन सा हो जाएगा, वो पांचवा, जब आगे पंचम वर्ण आया है तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ एक नियम है कि सर अगर हम पांचवा नहीं करें तो, अगर हम इनका पांचवा वर्ण नहीं करते हैं तो यहाँ वैकल्पिक रूप चलते हैं, और वैकल्पिक रूप के साथ हम बात करें, यहाँ आप जस्त्व संधि भी कर सकते हैं। जैसे एतन मुरारी का दूसरा रूप एतद मुरारी, ये जो शब्द बनाया है इसमें संधि हो जाएगी जस्त्व संधि इसमें, तो यहां क्या बन जाएगा, वाग्मन है, यहां प्रागमुख है, यहां षड्मुख है, तो यहां बन जाएगा तद्ने, यहां बन जाएगा यद्ने, यहां बन जाएगा सद्मार्ग, तो यहां बन जाएगा सद्नारी, और यहां बन जाएगा सद्मती, ऐसी। तो इधर वाले आप जो रूप बता रहे हैं इनमें संधि बता देंगे कौन सी, जस्त्व। ठीक है, बाकी दोनों आ रहे हैं तो आप इधर वाला रूप चुन लीजिए। दोनों नहीं देगा आपको, टेंशन ना लें, दोनों नहीं देगा, देगा तो एक ही देगा, या तो अनुनासिक वाला देगा या जस्त्व संधि देगा। अनुनासिक के अभाव में जस्त्व रहती है, वरना फिर अपन संधि कर देंगे कौन सी, अनुनासिक। ठीक है, तो अगर आ जाए तो आप ये वाला जो रूप है पहले वाला, उसको आप पहले चुन लीजिए। क्लियर। उसी में एक नियम और है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम का मतलब आप ये समझ लीजिए, यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण प्रत्यय का हो, अनुनासिक वर्ण किसका हो, प्रत्यय का हो, तो नित्य ही अनुनासिक संधि होती हैं। ठीक है, अपने पास ये जो नियम था, अपने ये जो नियम पढ़ा है, इसमें तो ये कहा कि पांचवा वर्ण तो है ही, और पांचवें के विकल्प के अभाव में आप यहाँ कौन सा वर्ण करे थे, तीसरा वर्ण भी कर सकते हैं। पांचवें के साथ कौन सा कर सकते हैं हम, तीसरा वर्ण। लेकिन आगे वाली जो कंडीशन है, अपन ये जो कंडीशन पढ़ रहे हैं अपन, ये वाली जो आपकी कंडीशन है, इसमें ये है, अगर पहला या तीसरा वर्ण हो और उसके बाद पांचवा वर्ण, ये जो पांचवा वर्ण है वो किसका है, प्रत्यय का, तो इनके स्थान पर सिर्फ एक ही वर्ण होगा, पांचवा वर्ण अनुनासिक। मतलब आप यहां समझ लीजिए कि यहां जो अपन तीसरा वर्ण करे थे जस्त्व वर्ण,
वो नहीं होगा, जस्तव कार्य नहीं होगा। और सर हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ प्रत्यय का आया है कि नहीं आया? तो देखिए मोटी मोटी हम बात करें, वैसे तो अनुनासिक वर्ण वाला प्रत्यय आ सकता है, लेकिन यहाँ इस संधि में आपको जो उदाहरण देखने को मिलते हैं ना ज्यादातर, वो या तो आप ऐसे सकना मयट वाला, मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय तो इसमें मां रहना है तो इसका मय है, मई और मयम, इनमें से मिलेगा। या फिर आपको प्रत्यय मिलता है यहाँ कौन सा, मात्रच, मात्रच का मिल जाएगा आपको मात्रम, ये वाले, ये प्रत्यय हैं, ये क्या है, प्रत्यय, ठीक है। तो आपको इनमें से मिलेगा, ये जो प्रत्यय हैं इनमें से कोई सा वर्ण मिल जाएगा। तो आप याद रखना, आपको एक ही अक्षर करना है पांचवा। उदाहरण से समझ लीजिए, उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे उदाहरण ये है, वाक प्लस मय है। अब इनमें से आ गया ना मय, मई, मयम में से ऐसे आ गया, तो वहां आप एक ही अक्षर बनाना पांचवा ही, वांगमय, ये रूप रहेगा। अब यहाँ वाग्मय तीसरा जो हम बना रहे थे, जैसे वाग्मन है तीसरा बनाया था ना, वो तीसरा यहाँ नहीं बनेगा इन प्रत्ययों के साथ। प्रत्ययों के साथ तो आप एक ही बनाएंगे पांचवा ही। जैसे चित्त प्लस मय, तो एक ही रूप बनेगा चिन्मय, ठीक है। इसी प्रकार जैसे तत् प्लस मात्रम, तो रूप एक ही बनेगा तन्मात्रम। ऐसे मृत प्लस मय है तो रूप बन जाएगा मृन्मय, ठीक है। इसी प्रकार मृत प्लस मई तो रूप बना देना मृन्मयी, मृन्मयी। इसी प्रकार मृत प्लस मयम रूप बन जाएगा मृन्मयम, ऐसे, ठीक है। तो ये अपने अनुनासिक संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि में आज की ये जो अपनी क्लास हुई है, इस क्लास में अपन ने सबसे पहले तो बात की अनुस्वार संधि की। अनुस्वार संधि के बाद हम बात करें परसय वर्ण की। पहले अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि के बाद अपन ने बात की परसय वर्ण संधि की। परसय वर्ण संधि में आपने कहा अनुस्वार का ही वर्गीय वर्ण आ जाए तो पांचवा वर्ण आगे वाले वर्ण का बना देंगे। परसय वर्ण में तोरली, और फिर अपन ने परसय वर्ण के बाद में अगली जो अपनी संधि हुई है वह है तुकागम का संधि। स्वर के बाद 6 वर्ण हो, वो स्वर दीर्घ और लघु कोई सा भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद में छत्व संधि, वर्गीय वर्ण के बाद में स हो, स के बाद स्वर या हयवरय हो तो स के स्थान पर 6 कर देंगे। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में अपन का 1 2 3 4 में से कोई सा वर्ण हो, उसके बाद पांचवा हो तो ये जो वर्गीय वर्ण है वो पांचवा होगा। पांचवे के अभाव में वो तीसरा हो जाएगा जस्तु संधि, ठीक है। अगर प्रत्यय का पांचवा वर्ण आ जाए, यदि प्रत्यय का पांचवा वर्ण है तो आप ऐसी कंडीशन में केवल और केवल एक ही वर्ण करेंगे, वो पांचवा ही होगा। ये हो गए अपनी अनुनासिक संधि। तो इसी के साथ ये व्यंजन संधि में अब कुछ पार्ट बचा है, 1 2 संधि और बची हैं, तो उनकी चर्चा जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।